नमस्कार बंधुओं, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के चैप्टर 1 के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, सिलेबस मैंने डिस्कस किया था और उसमें मैंने पूरे कोर्स के बारे में आपको जानकारी दी थी कि कैसे आप संपूर्ण कोर्स को एक प्रकार से पढ़ सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में, यानी कि मात्र 100 रुपये में आप पूरा हिंदी साहित्य का कोर्स बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में जो पढ़ना है, खास करके हिंदी काव्य पढ़ना है। हिंदी काव्य में जो आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग सिलेबस है, मतलब कि जो आपका चैप्टर्स हैं उनको तो मैं देखूंगा। इसके साथ ही साथ एक दीर्घकालीन प्रक्रिया के रूप में, यानी कि मान लेते हैं आपको अभी बीए कर रहे हैं, हिंदी साहित्य लिया है, आगे चल करके आपको उसी से एमए करना है और उसके बाद में उसी से आपको टीजीटी पीजीटी का पेपर देना है या नेट जीआरएफ का पेपर देना है। तो आपके लिए यह लेक्चर और ये कोर्स बहुत ही एक प्रकार से महत्वपूर्ण है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस कोर्स को जरूर लें, क्योंकि इसमें संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास पहले मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे जो आपके चैप्टर संकलित हैं, खास करके ऐसे आदिकाल से 3 कवि संकलित हैं, मध्यकाल से 4 कवि संकलित हैं, ऐसे ही रीतिकाल के 3 कवि संकलित हैं और आधुनिक काल के बाकी सारे कवियों के बारे में, खास करके जयशंकर प्रसाद जो एक प्रकार जिस काल से हैं, खास करके जिसको बोलते हैं छायावाद के 4 स्तंभ, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और प्रकृति के सुकुमार कवि हमारे सुमित्रानंद पंत, इन सभी के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद में भारतेंदु युग में, उससे पहले आपको देख लेना है भारतेंदु जी के बारे में, और द्विवेदी युग से किसी कवि के बारे में आपके पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ना है। किसी किसी विश्वविद्यालय में मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है, तो उनके बारे में भी हम देखने का प्रयास हो सकता है कर लूँगा। इसके बाद में और भी जो आपके जैसे अज्ञे जी हो गए, ठीक है, मुक्ति बोध हो गए, ठीक है, इसके अलावा जो है और कई कभी आपके पाठक सुदामा प्रशांत पाठ धूमिल हो गए। मैंने कल सिलेबस डिस्कस किया है, उसमें विस्तार से मैंने हर एक चीज़ के बारे में बताया। घनानंद की एक स्टोरी भी मैंने उसमें शेयर करी थी, आपको बड़ी पसंद आ रही है वो। तो ऐसे ही मैं बहुत ही बारीकी के साथ, बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से, यूनिक अंदाज में पढ़ाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो बीए के क्षेत्र में एक नई क्रांति आपके समक्ष उभर करके सामने आएगी और बीए वाले बच्चे जो होंगे आने वाले समय में आईएएस और पीसीएस की परीक्षा में बैठेंगे, जो एक प्रकार से शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा एक प्रकार से पढ़ेंगे, उनके अंदर इतनी शैली डेवलप होगी कि वो एक प्रकार से बड़ी परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए प्रिपेयर हो सकेंगे। तो आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो प्रथम सेमेस्टर में हिंदी काव्य का एक प्रकार सिलेबस शामिल है, हिंदी काव्य के चैप्टर नंबर 1 में हमको क्या पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 के बारे में हम चर्चा करेंगे आज की वीडियो के माध्यम से, और फिर उसके बाद में चैप्टर 2 ऐसे ही यहीं पर लिखा रहेगा। चैप्टर 1 ये है, चैप्टर 2 आएगी तो यहीं पर लिखा रहेगा। चैप्टर 1 में आपको क्या पढ़ना है? चैप्टर 1 में आपको हिंदी साहित्य की जो इतिहास परंपरा या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा रही है उसके बारे में समझना है। मैंने सिलेबस डिस्कस कर दिया है, उसमें चैप्टर सारे लिखे हुए हैं, तो आप चैप्टर्स देखें, टॉपिक देखें, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और बहुत ही बारीकियों के साथ, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से, जैसे या चैप्टर 1 से जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे उनको भी, चूंकि बहुत कम 4-5 प्रश्न ही बनते थे, इसीलिए मैंने इसमें रखा नहीं है। बाकी जब मैं सेकंड पेपर मतलब कि सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगा या सेकंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर में जब पढ़ाऊंगा, आदिकाल की जिसमें विशेषताओं को समझूंगा, उसमें मैं आपको पूरी की पूरी एक प्रकार से आदिकाल से बनने वाले प्रश्न और इन दोनों चैप्टर से जो बनने वाले प्रश्न हैं उनकी तैयारी मैं करवा रहा हूं। वो प्रश्न जो है मैं बनवा रहा हूं, तो वो प्रश्न जैसे तैयार हो जाएंगे सारे, वो आपको मैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी दे दूंगा। यानी कि लगे हाथ आपकी परीक्षाओं की तैयारी विधिवत तरीके से होती रहेगी, ऑब्जेक्टिव की भी और लिखित की भी। आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, आप अगर हिंदी साहित्य पढ़ते और हिंदी काव्य आपको पढ़ना है, हालांकि सभी विश्वविद्यालय में यही सिलेबस है, तो आपको यही लेक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ से बाहर आपकी परीक्षा में कुछ नहीं आएगा और निश्चित तौर पर मान के चलें कि आप जो है हिंदी साहित्य में बहुत अच्छा कर पाएंगे। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, ये आपके पहले चैप्टर का नाम है। थोड़ा सा इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये लेखन परंपरा बेसिकली होती क्या है, ठीक है। देखें, इतिहास लेखन परंपरा यानी कि इतिहास लिखने की जो परंपरा रही है वही है इतिहास लेखन की परंपरा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक मिनट, हाँ, चले।
हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। इतिहास लेखन का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हिंदी साहित्य को लिखने का प्रयास किन विद्वानों ने किया। हिंदी साहित्य का इतिहास का मतलब कि सबसे पहले कवि कौन आया होगा, किस कवि ने पहले हिंदी की कविताओं को लिखा होगा, फिर उसके बाद में किसने लिखा होगा, या उसके बाद में कवियों ने लिखा होगा, या कवि जो तमाम प्रकार के फैले हुए थे इधर उधर, उनको एकता के सूत्र में किसने बांधा, किसने एक आखिरकार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जो आज हम और आप पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। तो उसके बारे में हम बहुत ही बारीकी के साथ जानने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हिंदी साहित्य की अगर बात की जाए तो इतिहास को प्रस्तुत करने के आरंभिक प्रयासों में भारतीय साहित्य का इतिहास को लेखन प्रभाव मतलब कि बना रहा है। वास्तव में साहित्य इतिहास आगे आने वाले इतिहासकार के लिए कुछ सीमा तक सामग्री प्रदान करने का आधार बन जाता है। जो साहित्य इतिहास है वो एक प्रकार से ये जैसे कि कुछ लिख दिया गया उस ज़माने में, मान लेते हैं आज के ज़माने में अगर कोई हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का प्रयास करे तो जो प्राचीन काल में हिंदी साहित्य या जो एक प्रकार से 10वीं 8वीं शताब्दी में लिखे गए, या एक प्रकार मतलब कि 10वीं 8वीं शताब्दी के जो कवियों के वर्णन जो है 18वीं 19वीं शताब्दी में आकर के विद्वानों ने किए, उनके आधार पर हम आज बहुत अच्छे तरीके से इतिहास का लेखन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, जिन रचनाओं पर हिंदी साहित्य के इतिहास की नींव आधारित है उन्हें इतिहास की संज्ञा दी जाती है। मतलब इतिहास की संज्ञा तो नहीं दी जा सकती है, किंतु उनके महत्व को नकारा भी नहीं जा सकता। मतलब जो हिंदी साहित्य के इतिहास में जो ग्रंथ हमको मिलते हैं वो एक प्रकार से साहित्यिक दृष्टि से तो इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन एक प्रकार से अगर उनको आप कहें कि ये ऐतिहासिक दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है तो वो नहीं है। ऐतिहासिक दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होने का मतलब ये है कि भाई उनके जो तथ्य हैं, जो डाटा है, जो आंकड़ा है, वो किसी भी वैज्ञानिकता की पुष्टि नहीं करता, किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता। ठीक है, वो एक प्रकार से बताता है कि भाई हाँ ऐसा होगा, ऐसा रहा होगा। मूल रचनाओं के अलावा साहित्य की जो सूचनाएं हमें अन्य क्षेत्रों से प्राप्त हुई हैं उन्हें साहित्य इतिहास का स्रोत माना जा सकता है। जैसे कि अगर बात किया साहित्य इतिहास के स्रोत में, यानी साहित्य इतिहास लिखने में जो हमको स्रोत मिले, यानी कैसे हमने साहित्य को लिखा, उसमें विद्वानों ने कई स्रोत बताए। पहला तो कविवृत्त संग्रह, कुछ कविताओं की रचनाओं के संग्रह रहे हैं, वो या कविताओं की वाणियों का संग्रह रहा है या उनकी वाणियों का संग्रह रहा है, वो मिले। ठीक है, दूसरा वार्ता साहित्य कुछ रहा, यानी कि आपस में बातचीत करने वाला, उसको भी वो मिला। उसके कारण से हम लोग एक प्रकार से कि भाई इस समय इस ज़माने में ऐसे लोग रहे होंगे, ऐसी कविताएं लिखी होंगी, ये चीज़ें जान पाते हैं। इसके अलावा भक्तमाल एक प्रकार से एक रचना है। इसके अलावा परिचयी साहित्य, और परिचय मतलब कि साहित्य परिचय जो लोगों का रहा है कि इसे हर एक जीवन परिचय पहले आप पढ़ते हैं नहीं, वही परिचय ही होता है। जीवन साहित्य, जीवनी साहित्य और परिचयी साहित्य, ये दोनों एक प्रकार से जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय से ही संबंधित हैं। तो कुल मिलाकर के इन सभी आधारों को बनाते हैं, इन सभी आधारों को ध्यान में रख करके, इन सभी ग्रंथों का सहारा लेकर के हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोग लिखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की नई परंपरा जो आई, सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का जो श्रेय आता है वो फ्रांस के एक विद्वान थे, उनका नाम था गारसा दतासी। गारसा दतासी जो थे वो बड़े विद्वान आदमी थे, सबसे पहले फ्रांस के थे। वो फ्रांसीसी भाषा में ही उन्होंने एक ग्रंथ लिखने का प्रयास किया। हालांकि हिंदी साहित्य के इतिहास में उसका योगदान एक प्रकार से नहीं रहा उतना इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो उससे अच्छे अच्छे हिंदी साहित्य के इतिहास सामने आ गए बाद में। लेकिन सबसे पहला अगर आपसे नाम पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न हमेशा आता रहा है कि हिंदी साहित्य लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया, तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास जो किया था भैया वो गारसा दतासी ने किया था। किसने किया था? गारसा दतासी। नोट डाउन कर लें, कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के निवासी थे। ठीक है, कौन सा ग्रंथ लिखा था तो आप बताएंगे, वो ग्रंथ का नाम है इस्तवार द लिटरेचर एंदोए हिंदुस्तानी। ये फ्रांसीसी भाषा का ही टाइटल है, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोए हिंदुस्तानी। ये एक प्रकार से फ्रांस का ही शब्द है, फ्रांस का ही टाइटल है, लेकिन लिखा है देवनागरी लिपि में। ठीक है, देवनागरी लिपि हिंदी की जो ध्वनियों की एक प्रकार से लिपि होती है, ध्वनियों या ध्वनि प्रतीक चिन्हों की जो लिखने की कला होती है वही होती है लिपियाँ। देवनागरी लिपि में हिंदी को लिखा जाता है। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर लिखा है, ये देवनागरी लिपि में लिखा है। मैं आपको एक चीज़ और समझा दूँ यहीं पर, जैसे ये राम लिखा मैंने, ये राम किस लिपि में है भैया? देवनागरी लिपि में लिखा है। और यही राम अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो क्या ये गलत हो जाएगा? ये राम, ये भी राम लिखा है, लेकिन ये रोमन लिपि में लिखा है। ये कौन सी लिपि है? ये रोमन शैली या रोमन लिपि में लिखा हुआ है। और ये राम जो लिखा हुआ है ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। दुनिया की सबसे एक प्रकार से जो अच्छी लिपि मानी जाती है, वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है, वो अपनी लिपि देवनागरी लिपि ही मानी जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के पहली धारा में लिखा है कि भारतीय संविधान
कि जो एक प्रकार से या भारतीय राज्य की जो भाषा होगी या संघ की राजभाषा जो होगी वो हिंदी होगी और जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। लेकिन जो अंकों का एक प्रकार से क्रम होगा वो 1 2 3 4 5 ये सब होगा। ठीक है, ये वाला क्लियर, ये वाला नहीं होगा, 1 ये वाला 2 नहीं होगा, ये 3 ये वाला नहीं होगा, ये 4 ये वाला नहीं होगा। ठीक है, ये 5 ये वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये वाला मान्यता होगा और देवनागरी लिपि होगी और हिंदी राजभाषा होगी यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये तो रही एक प्रकार से चीज़ें। तो सबसे पहले किसने लिखा भैया? फ्रांसीसी विद्वान गार्सद द तासी ने लिखा। किस भाषा में लिखा? तो आप बताएंगे फ्रेंच भाषा में, फ्रेंच भाषा में लिखा। ठीक है, हिंदी के कवियों का विवरण जो है इन्होंने क्रम से प्रस्तुत किया है अपने इस ग्रंथ में। इस ग्रंथ का प्रथम भाग जो था 1839 में प्रकाशित हुआ। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछेगा कि इस ग्रंथ का इस्तवा द लेतेत्तर हिंदुस्तानी जो ग्रंथ है इसका प्रकाशन कब हुआ? तो आप बताएंगे 1839 में पहले भाग का प्रकाशन हुआ। इसके बाद में दूसरे भाग का इसका प्रकाशन हुआ 1847 ईस्वी में, लगभग 8 सालों के बाद में। इसका तीसरा भाग भी संशोधित होकर के जो है प्रकाशित में आया। संशोधित संस्करण जो है 1871 में सामने आया। तो इस तरीके से इसके 3 ग्रंथ मतलब कि 3 भाग हैं जो कि 1839, 1847 और 1871 में एक प्रकार से प्रकाशित हुए। ये गार्सद द तासी ने लिखा। इनके विवरण की अगर बात किया तो विवरण प्रधान इस ग्रंथ में हिंदी रचनाओं को वर्गीकृत करने की कोशिश करी गई है। उन्होंने हिंदी रचनाओं का आख्यान आदि काव्य इतिहास को 4 भागों में बांटा, यानी कि हिंदी के आदि काव्य को 4 भागों में बांटा। गार्सद द तासी ने काव्य को उनके प्रचलित स्वरूप के आधार पर अभंग कहा, आल्हा, कहरवा और कबित, कहावी, कुंडल्य, गाली, गीत, गुजरी, चतुरंग, चरण, कुल, छंद, चुटकुला, चौपाई आदि 46 रूपों के बारे में बताया। यानी कहा कि काव्य जो थे, आदि काव्य जो है, आदि काव्य में ऐसे तमाम प्रकार के आल्हा, अभंग, कहरवा, कबित, कहवई, कुंडली ये सब एक प्रकार से फैले हुए थे। चरण, कुल, छंद, चुटकुला, चौपाई इस तरीके से 46 रूपों में काव्य एक प्रकार से लिखे जाया करते थे आदिकाल में। काल विभाजन ना करना, युगीन प्रवृत्तियों के विवेचन का अभाव है इसमें। ठीक है, यानी इसमें इन्होंने काल का विभाजन नहीं किया है, कोई समय नहीं बताया है सही तरीके से, इसीलिए इनका ये उतना मान्य नहीं होता है। युगीन प्रवृत्तियों का विवेचन नहीं किया, अभाव है इसका, अभाव माने कमी है किसका? युग की प्रवृत्तियों का, यानी कि इसे मान लेते हैं आदिकाल की जो विशेषताएं नहीं हैं उसके बारे में इन्होंने नहीं बताया है। इसके बाद में हिंदी तथा अन्य भाषाओं के जो कवि रहे हैं उन कवियों का घालमेल आदि, मतलब घालमेल मतलब क्या होता है? हिंदी और अन्य जो भाषा के कवि रहे उन सभी को मिला जुला करके बता दिया कि कोई संस्कृत कवि शामिल कर दिया, कोई हिंदी के, कोई मैथिली का, मतलब इनका कोई मतलब एक सिस्टमेटिकल वे में नहीं है। इन कमियों के बावजूद इसमें तासी यानी गार्सद द तासी की ऐतिहासिक दृष्टि की स्पष्ट झलक मिलती है। इसलिए गार्सद द तासी को हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान, यानी पहला काम इन्होंने किया। इसके बाद में शिव सिंह सेंगर आते हैं। शिव सिंह सेंगर की अगर बात की तो इनकी पुस्तक का नाम है शिव सिंह सरोज। दूसरे विद्वान है शिव सिंह सेंगर। नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, नोट डाउन करते हुए चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है। ऐसे ही आपको मैं हर चीज़ को समझाने का प्रयास करूंगा। समझ में जो चीज़ें ना आए वो कमेंट करके आप बता सकते हो, उस पर नेक्स्ट वीडियो में मैं चर्चा कर दूंगा। हालांकि मैं एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा, मैं इतना डीप पढ़ाऊंगा आपको कि आज के बाद में हिंदी आपको कभी भूलेगी नहीं और हिंदी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शिव सिंह सेंगर आते हैं। शिव सिंह सेंगर की रचना है शिव सिंह सरोज। ठीक है, इसका प्रकाशन जो हुआ है 1877 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। गार्सद द तासी की परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास शिव सिंह सेंगर ने किया। लगभग 1000 कवियों के संक्षिप्त परिचय दिया, 1000 कवियों का विवरण इन्होंने प्रस्तुत किया। ठीक है, उनकी रचनाओं के उदाहरणों से युक्त रचना, मतलब खास करके यह रचना 1813 ईस्वी में प्रकाश में आई। वास्तव में उनका ग्रंथ कविवृत्त संग्रह का ही समृद्ध रहेगा। कविवृत्त संग्रह मतलब कि तमाम कवियों के बारे में ही इन्होंने लिखा, इसलिए इसको कविवृत्त संग्रह के रूप में ही मान्यता मिलती है। तो इन्होंने भी एक प्रकार से उतना अच्छा काम नहीं कर पाए जितना अच्छा एक काम होना चाहिए हिंदी साहित्य के इतिहास में लेखन का। ठीक है, इसके बाद में तीसरे विद्वान आते हैं डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन आते हैं तो ये एक प्रकार से कुछ हद तक इन दोनों से सही काम करते हैं। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये इनके ग्रंथ का नाम है। ठीक है, ये ग्रंथ का नाम है, याद कर लीजिएगा। आपसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि शिव सिंह सरोज पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे शिव सिंह सेंगर है। प्रकाशन कब हुआ? 1877 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। ये हो गया। जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक का क्या नाम है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये जॉर्ज ग्रियर्सन वही व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि महात्मा बुद्ध के बाद अगर पृथ्वी पर कोई दूसरा बड़ा महानायक हुआ है तो वो है गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, उनसे बड़ा लोकनायक मैंने आज तक नहीं देखा।
महात्मा बुद्ध के बाद में, और वो दूसरे हैं तुलसीदास जी, ठीक है। और बड़े विद्वान आदमी जॉर्ज ग्रियर्सन भी रहे हैं। ग्रियर्सन ने पूर्व लिखित तथा कथित इतिहास ग्रंथों को देख परख करके, यानी इन दोनों के ग्रंथों को देखा पढ़ा होगा, और उसमें प्रस्तुत सामग्री का मतलब सचेष्ट उपयोग किया। सचेष्ट मतलब कि ठीक ठाक तरीके से चेष्टा के साथ उस पर रिसर्च किया, उसके बाद में उसको अपने प्रयोग में लिया, अपने इतिहास का सृजन किया। इसके कारण से शिव सिंह सेंगर पर अधिक निर्भर रह करके भी ग्रियर्सन ने यथास्थान कवियों तथा उनके रचना काल संबंधी नई सूचनाओं को प्रस्तुत तो किया है, पर कहीं कहीं पर भयंकर भूलें भी इनसे हो गई हैं जॉर्ज ग्रियर्सन से, और कहीं ना कहीं पे शिव सिंह सेंगर से कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। इस कारण से इनकी रचना जो है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसमें इनकी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे गलतियाँ दिखाई पड़ती हैं डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन की। तो इनका भी उतना सफल नहीं रहा जितना एक हिंदी साहित्य के इतिहास पाठक को चाहिए थी। इसके बाद में आते मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं की अगर बात की जाए तो ये एक प्रकार से भाई हैं मिश्र बंधु, ठीक है। मिश्र बंधु 3 भाई थे। तो मिश्र बंधु विनोद इनकी रचना है सभी की। इसका प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ था। 4 भागों में इस रचना का प्रकाशन हुआ। लगभग 5000 कवियों की जीवनी और उन कवियों की रचनाओं का आलोचनात्मक विवरण जो है इसमें संग्रहित किया गया है मिश्र बंधु विनोद में। मिश्र बंधुओं के मन में इतिहास लेखन की महत्वाकांक्षा थी, किंतु कतिपय कठिनाइयों के कारण से, यानी कई कठिनाइयों के कारण से, उनके सीमाओं के कारण में वे विनोद तक ही सीमित रह गए। मतलब एक प्रकार से वे अच्छे तरीके से उसको नहीं लिख पाए, या उसके इतिहास को उतना अच्छे तरीके से नहीं बयां कर पाए जितना चाहिए था। इसके बाद में आते हैं हमारे और आप सबके फेवरेट प्रभु आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी महाराज। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अगर बात किया, ये ऐसे विद्वान हैं जिनकी मैं जितना ही बड़ाई करूं उतना ही कम है। अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ते हो भैया, हिंदी साहित्य पढ़ते हो और हिंदी साहित्य में कुछ बड़ा करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, BHU जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी में, JNU, DU या ऐसे कई विश्वविद्यालय पढ़ना चाहते हो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से पढ़े हैं। और यही नहीं, बहुत बड़े विद्वान आदमी हिंदी साहित्य में, अगर आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को नहीं पढ़ा तो आप जान लीजिए हिंदी साहित्य पढ़ा ही नहीं। हिंदी साहित्य की इतिहास एक ग्रंथ है, मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊं। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ एक पुस्तक है। इस पुस्तक की अगर बात की है तो इस पुस्तक को आप ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। ये पुस्तक हिंदी साहित्य की एक ऐसी पुस्तक है जिसको हर एक बच्चे के पास, जो अगर हिंदी साहित्य का विद्यार्थी है, हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा काम करना चाहता है, हिंदी साहित्य को लेकर के आगे बढ़ना चाहता है, तो आप इस पुस्तक को ज़रूर पढ़िएगा। ये पुस्तक आपके जीवन ही नहीं बल्कि आपकी दृष्टि बदल देगी, किसी भी विषय को किस तरीके से समझना है। तो ये पुस्तक आप ज़रूर, हिंदी साहित्य का इतिहास, दाम होगा मुश्किल से 200 रुपये इसके, ठीक है। जब भी आपको पूरे BA के दौरान आपको पढ़ना होगा तो हिंदी साहित्य की ये पुस्तक ले लीजिएगा। अभी तो इसको आपको समझ में नहीं आएगी, एक चक्कर पढ़ो भैया, कुछ ना समझ में आए, यक्को चीज़ ना समझ में आए, मतलब कि ऊपर से सब चला जाए। चूँकि इंटर के आया हुआ भाई, तुम्हें कुछ ना जान मिले, क्योंकि भाषा ठीक ठाक है, मन बढ़िया, जटिल भाषा तो ये समझ में ना आए। दोबारा पढ़बो तो कुछ समझ में आए, और तिबारा पढ़बो तो एकदम से धाराधार मज़ा आए जी। तो अगर पुस्तक लेख है तो ले लो पुस्तक, ठीक है। अब हम ना बेची थी पुस्तक, नहीं सोचो कि गुरुजी तू ही पुस्तकियों खरीद के दे दो हमें। पुस्तक आप जो है मार्केट में जाएंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ले लेंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे, अभी नहीं, जब भी इच्छा होगी आगे चल करके, जब आपका BA के दौरान ही, अब जब आपके पास पैसे वगैरह इकट्ठा हो जाए तो आप ले लीजिएगा। हालांकि अभी फ़िलहाल के लिए मैं बताऊंगा कि आप मात्र 100 रुपये खर्च करके पूरे हिंदी साहित्य का कोर्स ले सकते हैं विद PDF, यानी PDF नोट्स के साथ। PDF नोट्स भी आपके साथ रहेगा, ठीक है। इसके अलावा मॉडल पेपर्स आपको मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मॉडल पेपर्स और लिखित वाले, यानी कि सब्जेक्टिव मॉडल पेपर, ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर दोनों, ठीक है। ये भी मॉडल पेपर आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपका जो है डाउट सेशन, डाउट भी आपका क्लियर किया जाएगा व्हाट्सएप पर ही। इसके अलावा आपको बता दूं, अगर और भी आपके कोई सब्जेक्ट होंगे तो हो सकता है मैं आप लोगों के लिए अगर कोई कोर्स लॉन्च करूंगा तो आपके लिए तो छूट दे दूंगा, या तो बिल्कुल फ्री में ही वो कोर्स पढ़ा दूंगा, ठीक है। और उसी ग्रुप में आपको वो भी लिंक मिलती रहेगी, यानी कि आप अगर कोर्स लेते हैं हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको एक प्रकार से बेहतर जानकारी के साथ आपको कहीं से और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मॉडल वर्गल पेपर जो होगा आपको कहीं से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आसानी सब कुछ हो जाएगा। तो अगर आपको कोर्स लेना है तुरंत SMS करें, क्योंकि अभी अगर SMS कर देंगे तो जल्दी कोर्स ले लेंगे तो आपका बेनिफिट होगा, बाद में हो सकता है प्राइस बढ़ जाए। तो इसके लिए अभी अगर कोर्स ले लेंगे तो आपको मात्र 100 रुपये में पूरा कोर्स दे दिया जाएगा, ठीक है। 91 61 93
6062 पर आप व्हाट्सअप करेंगे, मात्र 100 रुपये आपको पे करने होंगे। ठीक है, मैं आपको पास तुरंत वहाँ पर व्हाट्सएप पर भेजेंगे कि सर जी हमको जो है बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का कोर्स चाहिए, हमारा नाम ये है, मैं इस यूनिवर्सिटी से हूँ। उसके बाद में मैं आपके पास एक QR कोड सेंड करूँगा, उस पर आपको मात्र 100 रुपये चाहे खुद पे कर दे चाहे किसी दूसरे से पे करवा दे, बस उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड कर दीजिएगा। उसके बाद में मैं आपको ग्रुप से ऐड कर दूँगा। ठीक है, और उसी ग्रुप में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही साथ सभी का ग्रुप अलग अलग है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप SMS करेंगे, उसके बाद में आपकी जो प्राइवेसी होगी उसका भी पालन किया जाएगा। ठीक है, तो उसको लेकर के परेशान ना हो कि हमारा नंबर इधर उधर हो जाएगा, आपकी प्राइवेसी बिल्कुल ध्यान में रखी जाएगी। ठीक है, और आप जो है एक प्रकार से हमारे जो है उससे जुड़ करके अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एग्ज़ाम टाइम में जो एक प्रकार से महासंग्राम वीडियो मॉडल पेपर्स होते हैं उन सभी की PDF भी आपको इसी प्राइस में सारी कुछ मिल जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं, मात्र 100 रुपये खर्च करके आप बेहतर जानकारी पढ़ सकते हैं और कर सकते हैं। यम्मे वगैरह में आपको हिंदी बड़ी आसान लगेगी जब आप हमसे ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें, हिंदी साहित्य के इतिहास की अगर बात की है तो इनका जो ग्रंथ है इसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। मैंने आपको दिखाया वही ग्रंथ है। हिंदी का प्रथम सुव्यवस्थित इतिहास लिखने का जो श्रेय है पंडित रामचंद्र शुक्ल को जाता है। इनके द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास ही उसका नाम ही बेसिकली हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था। पहले इन्होंने ये पूरी पुस्तक लिखने का कोई इनका प्लान नहीं था शुक्ला जी का। क्या हुआ कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखने के लिए इनसे कहा गया। जब ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिख रहे थे तो उन्होंने एक प्रकार से हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखने के दौरान ये ग्रंथ लिख दिया हिंदी साहित्य की भूमिका, मतलब कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में ये एक प्रकार से ग्रंथ लिख दिया हिंदी साहित्य का इतिहास। उन्होंने साहित्य मतलब इतिहास को परिभाषित करते हुए कहा कि राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, धार्मिक इस परिस्थितियों के प्रभाव तथा परिवर्तन के संदर्भ में साहित्य के इतिहास की प्रवृत्तियों को विश्लेषित किया गया है। कुल मिलाकर के इन्होंने एक प्रकार से वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से हिंदी साहित्य का इतिहास कालक्रम के हिसाब से बांटा और परिस्थितियों के हिसाब से बांटा। जैसे कि इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। वीरगाथा काल इसलिए कहा चूँकि उस पर्टिकुलर काल में, उस समय के दौरान में वीरतापूर्वक कई सारी रचनाएं मिली। अब जब वीरतापूर्वक बहुत सारी रचनाएं मिली, लगभग 12 रचनाएं मिली, जिनमें से 8 या 7 रचनाएं वीरतापूर्वक थी। मैं उसको समझूंगा अगले चैप्टर में। ठीक है, तो इसी आधार पर उन्होंने उसको वीरगाथा काल कह दिया। ऐसे ही मध्यकाल में एक प्रकार से 2 काल है मध्यकाल में, एक है पूरब मध्यकाल और एक है उत्तर मध्यकाल। पूरब माने होता है पहले, उत्तर माने होता है बाद में। ठीक है, अब मध्यकाल, पूरब मध्यकाल को उन्होंने क्या कहा, भक्ति काल कहा। भक्ति काल इसलिए कहा चूंकि उसमें भक्तिपूर्वक रचनाएं हो रही थी। रीति काल इसलिए कहा चूंकि रीतिपूर्वक रचनाएं हो रही थी। उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहा। ऐसे ही इन्होंने आधुनिक काल को क्या कहा, गद्य काल कहा, चूंकि यहाँ पर आधुनिक काल में गद्य का विकास हो गया था। तो कुल मिलाकर के इन्होंने जो नामकरण किया और जिन्होंने एक प्रकार से तर्क दिया उसके पीछे, वो पूर्णतः वैज्ञानिक थे और बड़े जबरदस्त थे। कल का वीडियो जो होगी यानी कि चैप्टर नंबर 2, उसमें मैं हर एक विद्वान के अनुसार जो काल विभाजन उन्होंने किया, कितने सन तक कितना पूरा बांटा, पूरा मैं समझाऊंगा कल के वीडियो में। उसके बाद में परसों की वीडियो में आदिकाल की प्रवृत्तियों को समझूंगा। फिर उसके बाद में आदिकाल में जो सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, लोक साहित्य, ठीक है, सभी कुछ है, पूरा मैं आपको बताने का, रासो साहित्य सब कुछ समझा दूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान होना नहीं। और क्या प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव लिखित, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, सब कुछ समझा दूंगा। तो परिवर्तन में साहित्य, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियों को विश्लेषित किया है। साहित्य के इतिहास की परिभाषा उनकी इन पंक्तियों में देखी जा सकती है। उन्होंने कहा, आचार्य शुक्ल ने, कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति मतलब उनके जो मन होते हैं उन्हीं का अस्थायी प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित होता है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के रूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। इसलिए एक प्रकार से जनता की चित्तवृत्तियाँ जब बदलती हैं तो समाज का बदलाव होता है, और समाज जब बदलता है तो साहित्य का भी एक प्रकार से बदलाव होता है, साहित्य में भी परिवर्तन होता है। इसलिए साहित्य जो है समाज का दर्पण होता है। साहित्य एक प्रकार से मतलब समाज साहित्य का दर्पण होता है। समाज में जब परिवर्तन होगा तो साहित्य में भी परिवर्तन हो जाएगा। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसा इन्होंने बताया कि परिवर्तन होता चला जाता है आदि से अंत तक। इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखलाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ऐसा साहित्य के इतिहास की परिभाषा शुक्ल जी ने दी। इसके बाद में, शुक्ल जी के बाद में आते हैं एक विद्वान, उनका नाम है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य में एक प्रकार से शुक्ल जी के समकालीन माने जाते हैं श्याम सुंदर दास जी। बाबू श्याम सुंदर दास ये भी आचार्य मतलब कि यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़े छात्र रहे हैं। इन्हीं के नाम पर वहाँ की लाइब्रेरी जो हिंदी डिपार्टमेंट हिंदी भवन की है,
आपको पढ़ने का मौका मिले तो आप जाइएगा। अगर आपको हिंदी में नेट जेआरएफ करना है तो मेरे हिसाब से बीएचयू आपके लिए सबसे बेस्ट कॉलेज, सबसे बेस्ट कैंपस है, सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर आप जा करके हिंदी में एक प्रकार से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मैं वहाँ पे पढ़ा हूँ और अब लगभग 40-45 प्रोफेसर हैं जो कि एक प्रकार से आपके हर टॉपिक बाई टॉपिक, एक टॉपिक को प्रोफेसर पढ़ाएंगे, दूसरा टॉपिक कोई दूसरा प्रोफेसर पढ़ाएगा, इस तरीके से। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्लीज़ वेट अ मोमेंट, 1 मिनट रुकेंगे। आइए और चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, जैसे कि यहाँ पर और चीज़ों को समझें। तो इन्होंने एक प्रकार श्याम सुंदर दास वहीं पढ़े लिखे हैं, मतलब कि वहीं पढ़े हैं, और इन्हीं के समकालीन थे शुक्ल जी के। हिंदी साहित्य के शीर्षक से साहित्य इतिहास की रचना करी इन्होंने। हिंदी साहित्य शीर्षक से साहित्य इतिहास की रचना, मतलब हिंदी साहित्य लिखा इन्होंने पुस्तक, ये पुस्तक का नाम इनके। उन्होंने साहित्य इतिहास की जो परिभाषा दी है वह शुक्ल जी के समान थी। उनका कथन यह था मेरे भाई कि समग्र परिवर्तनशील है, मतलब समय परिवर्तनशील है, समय हमेशा बदलता रहता है, और समय के साथ साथ उसकी चित्तवृत्तियाँ जो होती वह भी बदलती रहती हैं, और एक प्रकार से साथ ही साहित्य भी अपना स्वरूप बदलता है। तो इसलिए एक प्रकार से उसी बदलते स्वरूप के साथ हमको पढ़ना चाहिए हिंदी के इतिहास को। इसके बाद में अगले विद्वान आते हैं डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। रसाल इनका उपनाम है, रमाशंकर शुक्ल वैसा नाम है। हिंदी साहित्य का इतिहास नाम की पुस्तक इन्होंने भी लिखी। रामचंद्र शुक्ल के बाद रसाल ने अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्य के इतिहास पर अपने विचारों को विस्तार से प्रस्तुत किया। फिर इसके बाद में अगले विद्वान आते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की अगर बात करें तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इन्होंने लिखा, पुस्तक है इनकी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। मैं पूरा बताऊंगा अभी फिर आगे चल करके अगले चैप्टर में कि किस तरीके से उन्होंने कैटेगराइज किया, बांटा। राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1938 में प्रस्तुत किया। उन्होंने साहित्य का इतिहास आलोचनात्मक शैली में स्पष्ट करना चाहा है। किसने? यानी एक आलोचक रहे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा एक बड़े आलोचक माने जाते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की अगर बात की जाए तो चूँकि आलोचक रहे हैं, हालांकि हिंदी साहित्य जितने भी लोगों ने लिखा है सभी लोगों ने आलोचना जरूर करी है, आलोचक रहे हैं उन्होंने, तभी इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। आलोचक कौन होते हैं? जो किसी दूसरे कवियों की या उनकी रचनाओं पर एक प्रकार से टीका टिप्पणी करते हैं, वही आलोचक होते हैं। अब वो टीका टिप्पणी नकारात्मक भी हो सकती है और सकारात्मक भी हो सकती है, यानी कि उनकी बखान में भी कह सकते हैं कुछ और उनके बुराई भी कर सकते हैं। बुराई मतलब कि जो कमियाँ रही उसको बता सकते हैं, यानी कमी और बड़ाई दोनों करते हैं। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, इसके बाद में नाम आता है अगला हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को अगर किसी ने टक्कर दी है पूरे हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को अगर कोई टक्कर देने के काबिल रहा, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो सिद्धांत हैं, जो विचार हैं, या जो भी बातें उन्होंने बताई उस पर किसी ने भी अगर थोड़ा बहुत तर्क देने का काम किया तो HDP जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इनके जूनियर रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिस विभाग से पढ़े उसी विभाग से हजारी प्रसाद द्विवेदी भी पढ़े, हिंदी साहित्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय। और आपको बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि हर एक मुद्दे पर जहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहीं ना कहीं पे चूके थोड़ा बहुत, वहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कमान संभाल ली। जैसे कि भक्ति काल तक आते आते जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बारी आती है कबीर के बारे में कहने की, तो कबीर को वो एक प्रकार से कवि की श्रेणी में नहीं रखते हैं, यानी कि कबीर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में एक कवि नहीं है, वो एक संत मात्र है। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि वो तो वाणी का डिक्टेटर है कबीर में सारे भाषाओं के पुट देखने को मिलते हैं। कबीर वह व्यक्ति है जो अक्खड़ है, फकीर है, पंचमेल खिचड़ी का प्रयोग करता है, वो एक प्रकार से कवि भी है और वो एक प्रकार से एक संत भी है। तो कबीर पर जहाँ कहीं ना कहीं पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि उतनी पैनी नहीं पड़ी जितनी पैनी पड़नी चाहिए, तो एक प्रकार से जहाँ वहाँ थोड़ा सा चूके शुक्ला जी, वहाँ पर पहुँच गए द्विवेदी जी। ऐसे ही मलिक मोहम्मद, मतलब बेसिकली सूरदास पर कम काम किया आचार्य शुक्ल ने, तुलसीदास पर बहुत काम किया, चायसी पर बहुत काम किया, सूरदास पर भी थोड़ा काम किया है, कबीरदास पर बिल्कुल काम नहीं किया। कबीरदास को एक प्रकार से वो नेगलेक्ट करते, कबीरदास को उतना इफेक्टिव नहीं मानते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी इतिहास हिंदी साहित्य में लिखते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, उद्भव और विकास।
हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रथम साहित्यकार हैं जिन्होंने शुक्ल जी की कमियों को पहचान करके बात की है। तो विधेयवादी पद्धति जो है, विधेयवादी पद्धति इतिहास लेखन की एक पद्धति होती है। उनकी कमियों को पहचाना, शुक्ला जी की जो थोड़ी बहुत चूक रही, उनकी परंपरा में सांस्कृतिक, सामाजिक और पृष्ठभूमि परंपरा तथा उनके उत्स को ध्यान में रख करके इतिहास लेखन की प्रतिज्ञा की। द्विवेदी जी का अभिमत था कि प्रत्येक देश का साहित्य, समाज, संस्कृति और चिंतन एक अविच्छिन्न विकास परंपरा का और उसमें होने वाली क्रिया प्रतिक्रियाओं का प्रतिबिंब होता है, एक दर्पण होता है, एक परछाई होती, जिसे गति देने के लिए या देने में भौगोलिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और व्यक्तिक कारण सभी हिस्सा लेते हैं। जब तक इन बातों का ज्ञान होता है तब तक साहित्य के इतिहास को पढ़ने की डिक्शनरी को याद करने की अपेक्षा अधिक मूल्य नहीं हो सकता। उन्होंने हिंदी साहित्य के संपूर्ण भारतीय इतिहास से अविच्छिन्न करके देखा है, मतलब जो छूटे इन सभी लोगों से, उन पर एक प्रकार से और एक पैनी नज़र डाली है, एक अलग दृष्टिकोण से एक प्रकार से मूल्यांकन करने का प्रयास किया आचार्य द्विवेदी ने। बड़े अच्छे विद्वान हैं आचार्य द्विवेदी जी भी। इसके बाद में नाम आता है राम खेलावन पांडे जी। राम खेलावन पांडे जी की बात की तो हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने भी लिखा। पांडे जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को नया आयाम देने की चेष्टा करी है। पांडे जी का साहित्य इतिहास संबंधी विचार तथा काल विभाजन नवीन और कलात्मक है, नए तरीके से लिखने का काम किया। इसके बाद में नाम आता है गणपति चंद्र गुप्ता जी का। गणपति चंद्र गुप्ता हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नाम की पुस्तक लिखते हैं। गुप्त जी अपने इतिहास को वैज्ञानिक बनाने के लिए अधिक सचेष्ट दिखाई देते हैं, इसीलिए नाम के साथ वैज्ञानिक विशेषण जोड़ने की भी आवश्यकता उन्हें महसूस हुई। डॉक्टर सुमन राजे इन्हें साहित्य में वैज्ञानिक पद्धति का अनुसंधाता और प्रयोक्ता के रूप में मानती हैं। यानी कि डॉक्टर सुमन राजे एक प्रोफेसर हैं, इन्होंने एक प्रकार से साहित्य में वैज्ञानिक पद्धति का अनुसंधाता और प्रयोक्ता बताया किसको, इनको डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी को। इसके बाद में अगला नाम आता है लक्ष्मी सागर वारसे का। लक्ष्मी सागर वारसे की बात की तो हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक लिखी। इसमें चारों कालों की विस्तृत विवेचना है। चारों काल मतलब कि चारों कालों की विस्तृत व्याख्या न कराते हुए करने की अपेक्षाकृत संक्षेप में उनका विवेचन किया है। चार काल मतलब कौन से, आदिकाल, ठीक है, मध्यकाल में खास करके भक्ति काल और पूर्व काल, उत्तर मध्यकाल और पूर्व मध्यकाल। इसके बाद में फिर आपका आधुनिक काल, ये चार काल। तो इन्हीं चारों कालों की व्याख्या बहुत संक्षेप में करी है। हिंदी प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, हिंदी साहित्य और भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी भाषा और लिपि का विकास कैसे हुआ, उत्पत्ति और अपभ्रंश और हिंदी का संबंध क्या रहा। क्योंकि अपभ्रंश, हिंदी भाषा उत्पत्ति से पहले जो थी वो अपभ्रंश भाषा थी, ठीक है। मैं भाषा का अगर आपको क्रम बताऊं तो जैसे कि सबसे पहली पुरानी भाषा कौन सी है, वो है संस्कृत भाषा। अपनी संस्कृत भाषा आदिकालीन भाषा है। संस्कृत भाषा एक प्रकार से बड़ी मधुर भाषा है। भाषास मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादेपि सुभाषितम। भाषाओं में मुख्य, मधुर और देवबाड़ी कही जाती है संस्कृत, ठीक है। उसमें जो तस्या ही मधुरम काव्यम, उसमें जो काव्य हैं वो मधुर हैं, जो लय है, छंद है, तमाम प्रकार के, और पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। देवबाड़ी है, देवताओं की बाणी है संस्कृत। संस्कृत से बनी कौन सी, संस्कृत के बाद में आई पाली। पाली बोली बेसिकली जो बौद्ध धर्म की लोग अपनाते हैं वो पाली भाषा। इसके बाद में प्राकृत भी बौद्ध और जैन लोगों की भाषा रही है, ठीक है। प्राकृत के बाद में आती है अपभ्रंश भाषा, ठीक है। अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश शब्द का मतलब ही होता है बिगड़ा हुआ, ठीक है। भ्रष्ट भाषा यानी कि जो बेकार भाषा है, जिसका कोई वैकरणिक नियम नहीं है, वो भाषा अपभ्रंश। अपभ्रंश जो है थोड़ा उच्च भाषा थी बजाय किसके, अवहट्ट के। अवहट्ट भाषा तो एकदम से गंवई थी, ठीक है। अवहट्ट भाषा जो थी इसके बाद में आती है। हालांकि अपभ्रंश से ही क्या हुआ, जैसे आप देखेंगे अपभ्रंश में सौरसेनी अपभ्रंश, ठीक है। सौरसेनी अपभ्रंश एक है। सौरसेनी अपभ्रंश की अगर बात किया है तो सौरसेनी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ, सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। पश्चिमी हिंदी की एक बोली है, कौन सी बोली, खड़ी बोली, और वही खड़ी बोली आज हिंदी का वर्तमान स्वरूप है, ठीक है। इसके अलावा अपभ्रंश से ही आप देखते हैं मागधी अपभ्रंश जो था, मगध वाले क्षेत्र में जो अपभ्रंश बोली जाती थी, उस मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ। बिहारी हिंदी में 3 बोलियाँ हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी की 3 बोलियाँ हैं, वो हैं आपकी मगही, मैथिली और भोजपुरी। इसके अलावा अर्धमागधी अपभ्रंश जो है, अर्धमागधी अपभ्रंश से एक प्रकार से एक उसका विकास हुआ
उपभाषा का भारतीय वो है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और जो सौर सेनी अपभ्रंश से इसी से ब्रज भाषा निकली, इसी से खड़ी बोली, इसी से हरियाणवी, कन्नौजी ये सब निकली हैं, ठीक है। बांगरू वगैरह ये अब सौर सेनी अपभ्रंश से निकली। तो अपभ्रंश से बनी है डायरेक्ट हिंदी, ठीक है। अपभ्रंश से अवहट्ट भी बीच में आती है और फिर हिंदी का विकास हुआ। और इस तरीके से इन्होंने जो बताया बेसिकली, क्या नाम है, लक्ष्मी सागर वारसे जी, इन्होंने कहा कि अपभ्रंश और हिंदी के संबंध के बारे में बताया। इन सभी शीर्षकों में हिंदी का पूर्व पीठिका पर विचार भी इन्होंने किया, यानी इस तरीके से बातचीत करी। इसके अलावा भी और विद्वान हैं जिन्होंने इन चीज़ों पर काम किया है, जैसे कि इन प्रयासों के अतिरिक्त डॉक्टर राम मूर्ति त्रिपाठी की रचना है साहित्य का इतिहास, इसमें भी इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया है। इसके अलावा जय किशन लाल खंडेलवाल के द्वारा रचित एक पुस्तक है हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, ये भी पुस्तक है। डॉक्टर मोहन अवस्थी के द्वारा लिखित पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, ये सब उल्लेखनीय ग्रंथ हैं। डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास, ये ग्रंथ भी बड़ा फेमस है, ठीक है। हिंदी साहित्य मतलब इतिहास की सामग्री के व्यापक संचयन और व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है डॉक्टर नगेंद्र की। डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक भी बड़ी इंपॉर्टेंट है हिंदी साहित्य की, और काफ़ी छात्र छात्राएं इस पुस्तक को पसंद करते रहे हैं, ठीक है। इनमें विभिन्न कालों के विशेषज्ञ विद्वानों ने लेखकीय सहयोग किया है डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक में, इसीलिए ज़्यादा फेमस हो जाती है। हिंदी लेखन में संस्थाओं द्वारा महत्वपूर्ण प्रयत्न भी किए गए। तमाम प्रकार की संस्थाएं रही हैं जो एक प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास को लेखन में काम कर रही थी, जैसे कि भारतीय हिंदी परिषद द्वारा 3 खंडों में प्रकाशित हिंदी साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रही। हिंदी साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि 3 खंडों में प्रकाशित हुई, किसके द्वारा, भारतीय हिंदी परिषद के द्वारा कराई गई। और दूसरे और तीसरे भाग में बेसिकली आदिकाल से आधुनिक काल तक की सामग्री को प्रस्तुत किया गया है। नागरिक प्रचारित सभा जो काशी में है, इसके द्वारा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास एक प्रकार से प्रकाशित करवाया गया, जो कि सबसे फेमस और वर्तमान में मानक के रूप में जाना जाता है। इसी के एक प्रकार से जो द्वारा बताया गया काल विभाजन है वो ज़्यादा फेमस माना जाता है, ज़्यादा वैज्ञानिक और ज़्यादा कि एग्जामिनर यही मानते हैं, या जो सही उत्तर होता है यही मानते हैं, नेट JRF में भी यही माना जाता है। इसका पीठिका भाग जो है डॉक्टर डॉक्टर रामबली पांडे के नेतृत्व में किया गया। तो इस तरीके से ये रहा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। इसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 2 के बारे में। चैप्टर नंबर 2 जो होगी अगले वीडियो में हम लोग चर्चा कर लेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग हिंदी साहित्य का काल विभाजन पढ़ेंगे। काल विभाजन मतलब क्या होता है, कि जैसे आदिकाल कब से कब तक रहा और मध्यकाल कब से कब तक रहा, पूरी चीज़ें समझने का प्रयास करेंगे। विभिन्न विद्वानों ने, जैसे रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन कैसे किया, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, या ऐसे और कुछ विद्वान जो एक प्रकार से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो कल की वीडियो चैप्टर 2 की होगी। तो एक वीडियो आपने ये डेमो क्लास देख लिया, अब आपको क्लास कैसी लग रही है ये आप बताएं, ठीक है। इसके बाद में तो ये क्लास आपने देख लिया, इसके बाद चैप्टर 2 की भी क्लास अगर आप कहेंगे तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा एक और क्लास। तो चैप्टर 2 यानी कल वाली क्लास भी आप बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवा दूंगा यूट्यूब पर। फिर उसके बाद में जो क्लासेस होंगी वो आपकी जो क्लासेस होंगी, जो बच्चे एक प्रकार से कोर्स ले लेंगे उनके लिए बाकी सारी क्लासेस होंगी, PDF नोट्स उन्हीं को मिलेंगे जिन्होंने एक प्रकार से कोर्स लिया हुआ है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक विधिवत तरीके से। मैंने इसीलिए प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं रखी है, मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ, चूँकि 100 रुपये में एक प्रकार से 100 रुपये तो आजकल आप बाज़ार जाओ समोसा खा लो, 4-5 दोस्त तो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर वही 100 रुपये का आप कोर्स खरीद लो बचा करके, तो आप एक प्रकार से पूरा जीवन आपके दिमाग में हिंदी साहित्य रहेगा। और विश्वास मानिए मैं बहुत मेहनत के साथ आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो प्लीज़ अगर आपको एक प्रकार से हिंदी पढ़नी है तो अभी कोर्स ले लें। मैं बार बार इसलिए कहता हूं चूँकि अभी समय है, चूँकि आपके नवंबर दिसंबर में पेपर हैं, तो मैं अभी से इसी तैयारी करवाऊँ ताकि उस कि बहुत जल्दी आपका सिलेबस ख़त्म कर दूँ। उसके बाद में फिर आराम से आप अपने जो है वीडियोज़ को पढ़ते रहे, आराम से एक एक वीडियो जब इच्छा हो तब देखें। मॉडल पेपर्स फिर परीक्षा के दौरान चलाऊंगा, उस दौरान फिर चैप्टर वाइज वीडियो में प्रोवाइड नहीं करवा पाऊंगा। इसीलिए मैं बहुत पहले से कोर्स लेकर के आ गया हूं। अपने सभी दोस्तों को बुला लीजिए और कोर्स को एक प्रकार से लेने के लिए आप SMS कर दें हमारे पास 91 61 93 60 62, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप SMS करें कि सर जी हमको BA हिंदी साहित्य का कोर्स चाहिए, मात्र 100 रुपये में आपको पूरा का पूरा कोर्स दे दिया जाएगा। आपको बता दूं ये कोर्स जो है हिंदी साहित्य का, इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लगभग 50 से 60 वीडियो बनानी पड़ेगी हमको, 50 से 60 वीडियो मुझे शूट करनी पड़ेगी आपके लिए, कोर्स के लिए। क्योंकि वो 50 से 60 वीडियो जो होंगे हमारे जीवन के 50 से 60 घंटे होंगे। 50 से 60 घंटे एक प्रकार से मैं अपने जीवन का अगर आपको दे रहा हूँ, और कितने रुपए में, मात्र 100 रुपये में, तो आप सोचो एक प्रकार से आपको कितने सस्ते में मैं
प्रोवाइड करवा रहा हूँ। बाकी अगर इसकी मार्केट में मतलब कि अगर आप देखेंगे भाई हिंदी साहित्य को कोई व्यक्ति पढ़ाएगा तो लगभग नेट जेआरएफ के टक्कर की मैं पढ़ाई करवाऊंगा आपको, तो लगभग आप देखेंगे 1200, 1500, 3000, 5000 के कोर्स एक प्रकार से नेट जेआरएफ के लोग करवाते हैं और पढ़ाते हैं इलाहाबाद वगैरह में, ठीक है। लेकिन मैं आपको मात्र 100 रुपये में सारा कोर्स दे रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं क्वालिटी घटा दूंगा या मैं आपको अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा और हर एक चीज़ को आपको डिफाइन करके समझाऊंगा, आपकी अपनी भाषा में बताऊंगा। और जब मैं व्याख्या पढ़ाऊंगा तो व्याख्या आपके दिमाग में रटवा दूंगा, एक भी व्याख्या का प्रश्न आप छोड़ करके नहीं आओगे। 100% दावेदारी के साथ बोल रहा हूँ। अगर आपकी एक भी व्याख्या छूट जाए तो आकर के डिसलाइक मार देना, ठीक है, पैसा अपना वापस ले जाना, सब कुछ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं उससे। लेकिन आपको मन लगा के पढ़ना पड़ेगा, यानी जो मैं बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। जो रणनीतिक वीडियो में बताऊंगा, स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे पेपर में जाना है, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ जानकारी मैं दूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप कोर्स ले सकते हैं। अभी एसएमएस करें 9161936062 पर, चूँकि अभी मैं फ्री हूँ थोड़ा, चूँकि पेपर हुए हैं अभी आपके, तो एक मतलब कुछ बच्चों के, तो मैं जो आपके जैसे 6 सेमेस्टर का हो गया, 2nd सेमेस्टर का हो गया, थोड़ा सा अभी मैं रिलैक्स हुआ हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि आपको कोर्स ही बना दिया जाए ताकि आप लोग विधिवत पढ़ लें। और अभी अगर आप एसएमएस करेंगे तो फटाफट से आपका एडमिशन हो जाएगा और आसानी से पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो तुरंत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे। धन्यवाद, ठीक है। तो तुरंत एसएमएस करें अगर जिनको भी लेना है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है भाई, जैसा आप सोचें।